हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग अनसॉल्व पेपर का एंजॉय लीजिए और अनसॉल्व पेपर को आगे हम हल कराने की पूरा से पूरा अपनी कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द ही पूरा सेट करा देंगे। जैसे केमिस्ट्री में मैं आपको जो पेड किए हैं बच्चे उनको 7 सेट मिल चुका है, ठीक है। और यूट्यूब पर 5 सेट तक की वीडियो पूरा बन चुकी है, ठीक है। तो जाकर प्लेलिस्ट में सभी का सॉल्यूशन देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ठीक है। अभी हम चलते हैं आपके ये भौतिक विज्ञान का जो सेट नंबर आपका चौथा है ये चल रहा है इसमें। और चौथा में आपका जो प्रश्न है, देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ खरीदना है तो 7460012763 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ खरीद लीजिए। 100 रुपये में केमिस्ट्री का 5 साल का, फिजिक्स का 3 साल का और बायोलॉजी का 1-2 साल का मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेट नंबर 4 जो है आपका ये 2024 का 346 FB इसका कोड है। और ये क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था, प्रश्न नंबर 3 तक हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 तक चौथा वाला क्वेश्चन कराना है, यहाँ से ये क्वेश्चन कराना है। तो यहाँ पर मैं हल करके रख लिया हूँ और न देरी न करते हुए चलते हैं, पहले हम इसको हल करते मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपके लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर के लिए जो हम विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विस्थापन धारा कई बार हम लोग इसको बता चुके हैं, ठीक है ना। कई बार हम लोग इसको मतलब ये विस्थापन धारा बहुत बार आई है। अगर विश्वास नहीं है तो हम लोग दिखा देंगे आपको। तो ये देखिए विस्थापन धारा आपका जो है ना सेट नंबर 1 में पूछा हुआ है। सेट नंबर किस में, सेट नंबर 1 में, जिसका कोड है आपका 346 FS, ठीक है। FS में पूछा है प्रश्न आप जाकर देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए इसको हल करने के लिए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको इसके लिए एक फार्मूला बनता है म्यू, ये है न्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, म्यू नहीं न्यू बोलते हैं। न्यू इक्वल टू होता है C/λ। सी क्या है आपका, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। और ये क्या आपकी आवृत्ति है, ठीक है। तो जब हम लोग लैम्डा बराबर निकालेंगे तो लैम्डा बराबर आपका C/न्यू हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब आपका लैम्डा जो अगर नीचे आएगा तो ये आवृत्ति जो है बढ़ेगी। अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो लैम्डा आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी आवृत्ति लैम्डा कम होगा। कब, जब ये आपकी आवृत्ति जो है न्यू का मान जब बढ़ेगा। इन तीनों राशियों में जो सी है प्रकाश की चाल समान होगी, क्योंकि लैम्डा तरंगदैर्घ्य और वी आवृत्ति जो है हमेशा बदलती रहती है, लेकिन प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, हमेशा 3 × 10⁸ ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा है आपकी कि 10⁻⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो आपकी कौन सी भौतिक राशि समान होगी, जो सी है आपका 3 × 10⁸ जिसका मान होता है, ये क्या हमेशा समान रहती है। जो आपका सी होता है ना प्रकाश की चाल, ये हमेशा समान रहती है। इसमें आपका आवृत्ति बदल सकती है, लैम्डा का मान बदल सकता है। अभी हम बताएं कि जो आवृत्ति होगी अगर बढ़ेगी तो लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रकाश की चाल है ये कभी नहीं चेंज होगी, ये वही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए, उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम सही सटीक आंसर देखिए यहाँ पर समस्थानिक। पहले देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो क्या है, परमाणु क्रमांक यानी कि क्रमांक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, सोडियम 11 पर है, इस प्रकार से जो नंबर होता है उनका वही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। कि कितने नंबर पर ये विस्थापित यानी कि रखे गए हैं, ठीक है, स्थान इनका कितना है वह उनका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। इनका जो परमाणु क्रमांक है समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान जो ऊपर दिया रहता है मान ए का मान जो होगा वो क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान जो होगा अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं।
समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है 1H1, 1H2, 1H3, ये जो आपके परमाणु क्रमांक है देखिए 1H यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है 2 हो गया है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है 3 हो गया है। तो ये क्या हो जाएंगे, समस्थानिक होंगे। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए मैं इसी में आपका मतलब पलट लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर संभारिक है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। जिनके देखिए यहाँ पर क्या क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गया, वहाँ पर क्या था द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या समान हो गई। ठीक है, परमाणु क्रमांक उसमें समान था, इसमें द्रव्यमान समान हो गया, उसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न एक समान था, और इसमें भिन्न भिन्न है। ठीक है, बात वही है, लेकिन बस परमाणु क्रमांक द्रव्यमान की जगह ले लिया है, द्रव्यमान जो है परमाणु क्रमांक का जगह ले लिया। ठीक है, बस उतना ही। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संभारिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संभारिक का एक एग्जाम्पल ही है, देखिए 18 आर्गन 40। ठीक है, इसका जो परमाणु भार है 40 है, और जो क्रमांक है इसका कितना है आपका, ये आपका 18 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन इसका परमाणु जो भार है 40 है, तो दोनों का भार क्या हो गया, समान हो गया। जब दो तत्वों के जो दो परमाणु के भार समान होंगे और क्रमांक अलग अलग होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक है। मेरी तबीयत थोड़ा सा डीम है, ठीक ना, खराब है, तो इसलिए मैं ऐसे मतलब आवाज़ मेरी सही पता नहीं जा रही है कि नहीं, सर्दी भी हो गई, पता ही चल रहा होगा आप लोगों को, सुन कर रहा हूँ। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सम न्यूट्रॉनिक में देखिए आपका आता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, और Li जो है ये लिथियम का परमाणु भार होता है 7। ठीक है, ये बेरियम इसका जो आपका है 4, परमाणु क्रमांक भार है 8। देखिए परमाणु जो आपका न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका होता है, इसमें से इसको घटा देंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 बचेगा। इसका कितना न्यूट्रॉन आ गया, 4 आ गया। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ गया, इसका न्यूट्रॉन कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका न्यूट्रॉन जो है सम हो गया। ठीक है, इसका न्यूट्रॉन सम हो गया। तो न्यूट्रॉन सम होने का मतलब क्या हुआ, ये सम न्यूट्रॉनिक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 में से 23 में से 11 घटाएंगे, 23 में से 11 भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। देखिए 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, और 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो इनका भार न्यूट्रॉन कितना आ गया, 12, और इसका भी 12 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका सम न्यूट्रॉनिक हो गया। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक में यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4 का, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव में +20 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए वह निकाय जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है यह रचना, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका देखिए क्या कहा, वह निकाय जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ पर देखिए -q है, यहाँ पर +q है। ठीक ना, इसकी दूरी क्या है, ये एक अल्प दूरी है। ठीक है, एक अल्प दूरी जिसकी लंबाई हम लोग मान लें 2l है। ठीक ना, इसी को वह निकाय जिसमें 2 बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये अल्प दूरी से रखे हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, इन दोनों के बीच की दूरी के क्या गुणनफल को, तो यहाँ पर देखिए -q +q। अब देखिए यहाँ पर
दोनों के बीच में कितना दूरी है 2l की है, तो 2l की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी की गुणनफल, इनका दोनों का गुणनफल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणे 2l हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इनका 2 गुणे 2l, ये p जो है आपका ये किस में है वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर वेक्टर p इक्वल टू 2 इंटू 2l, और इसका मात्रक आपका होता है कूलाम प्रति कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या मात्रक होता है? कूलाम इंटू मीटर। इसका मात्रक होता है किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इसमें का ये क्वेश्चन जो इसमें पूछा था कि वैद्युत ध्रुव में प्लस 20 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 20 माइक्रो कूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में देखिए ये जो आपका Q है और ये Q2, हम इसको मान लेते हैं Q1। यहाँ पर एक ऐसे खाच दिए हैं, ठीक है, इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें। Q1 कितना दिया है? प्लस 20 माइक्रोकुलाम, और Q2 कितना? माइनस 20 माइक्रोकुलाम। और ये एक बिंदु है, ठीक है, बीच में क्या एक बिंदु है जिसकी जो दूरी दी गई थी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 2l, यहाँ पर 2l तो लगता है, आपको पता है। और यहाँ पर जो ये वाला बिंदु है इसका ई का पता लगाना, ठीक है, जिसकी दूरी क्या 1 मीटर। अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये जो Q1 है प्लस 20 माइक्रोकुलाम है, और इसको जब हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइक्रो कुलाम से कुलाम में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q2 को उसी प्रकार से हम लोग कर देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मानते हैं 2l जो है इसकी दूरी कितना 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 2l इक्वल टू कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज किए, ठीक है ना। आर बराबर जो दूरी दिया है कितना आर बराबर दूरी है 1 मीटर है, यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर आपका आर बराबर 1 मीटर दिया है। ई बराबर आपका फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, ई बराबर होता है आपका 1/4πε0 2p अपान में आर का क्यू, यही फार्मूला होता है ना आपका। तो ये फार्मूला आपका लगा देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखिए p का मान निकालेंगे, p का मान तो दिया नहीं, p का मान यहाँ से निकालेंगे। p बराबर आपका क्या होता है q इंटू 2l इंटू क्यू होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। अब देखिए q का मान आपका, देखिए q का मान रखेंगे यहाँ पर 20 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और 2l का मान है 1 गुणे 10 की पावर माइनस, यहाँ पर देखिए 2l बराबर आया 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 आया है, तो यही मान हम लोग क्या किए यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर माइनस 8 हो गया, 20 उसी तरह है, और 2 कर लेंगे, और 1 जीरो यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर 10 के पावर माइनस 7 बचेगा सेंटीमीटर में, ठीक है। p बराबर 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले पर सबका मान रख देंगे, तो 1 अपान देखिए 1/4πε0 का मान जो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ये याद रखिएगा। ये आपको परीक्षा में याद रखना है कि कितना मान किसका होता है 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, p का मान आपका 2 गुणे 10 की पावर माइनस 7 आया, r का मान जो आपका 1 था तो r के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि r क्यूब में है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 दूनी 18 दूना के 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब देखिए 10 की पावर 9 है माइनस 10 की पावर 7 है, तो यहाँ पर देखिए 9 में से 7 घटेगा तो 10 के पावर 2 बचेगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग किस में चेंज किए? वैज्ञानिक संकेत में चेंज कर दिए हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉरी, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टी टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। समझाइए। दो वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है। तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में अंतर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर पूछा है, तो अंतर एकांक आवेश को पूरे परिपथ में से सहित प्रवाहित करने में
सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक ना। परिपथ में से सहित, सेल सहित रहेगा यहाँ पर, सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच में क्या कहते हैं, इसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ पर आपका वो हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया है उसका ई बराबर जो दिया है 2 वोल्ट दिया है और आर बराबर 3.9 ओम दिया है। आप जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है, ठीक ना। आई बराबर देखिए कितना दिया है 0.5 एम्पियर दिया। आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका एक आई बराबर एक फार्मूला होता है ई, कैपिटल ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर का मान तो यहाँ पर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला को हम लोग इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर में क्या हो जाएगा, आई इंटू ई अपान आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई अपान आई हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला देखिए यहीं से आया है, आर प्रतिरोध बराबर वोल्ट धारा, ठीक ना, वोल्ट बटे धारा से आया है, ठीक है। तो आई बराबर वी अपान आर हो गया, आई बराबर वी अपान आर, तो आर में स्मॉल आर यहाँ पर ऐड हो गया, तो वी जो आपका होता है वी ई होता है, तो ई अपान आर प्लस स्मॉल आर आ गया। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, कुछ ना कुछ फार्मूला तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो 3.9 आ गया, प्लस में ये आर है, फिर उसके बाद आई का मान रखें, ई का मान रखें, आई का मान रखें। तो ई का मान आपका 2 वोल्ट दिया था और जो आई का मान था 0.5 था, तो दशमलव को हटाएं तो यहाँ पर 0 लगाए हैं, 0 लगेगा ना, यहाँ पर 0.5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.9 प्लस में आर बराबर 4, ठीक है। फिर यहाँ पर आर बराबर निकालेंगे तो 4 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में माइनस 3.9 हो जाएगा, तो आर बराबर 0.1 आपका ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आंसर आएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का अंगा वाला। 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 क्या लिखे हैं, 2 पतले उत्तल लेंस यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक ना, परस्पर एक मतलब सटे हुए रखे हुए हैं, L1 L2 है, ठीक ना। इस प्रकार से ये वस्तु है, आपका वस्तु है, और ये आई जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक ना, आई, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर, ठीक है। माना हमारे पास यहाँ पर एक मान लेना, आपको कुछ ना कुछ हिंदी में लिख लेना रहता है, ठीक ना, कुछ ना कुछ लिख देंगे तो नंबर जरूर मिलेगा। माना हमारे पास 2 पतले लेंस L1 व L2 है, जिसका मुख्य अक्ष एक ही काम कर रहा है, ठीक ना, एक ही जो मुख्य अक्ष है इसका एक ही काम कर रहा है। यदि L2 लेंस ना हो तो L1 के वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। L1 का ये जो वस्तु ना हो तो L1 का जो L2 का जो ये L2 का है तो ये कहाँ बनेगा, आई डैश पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, ये आई डैश पर बनेगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो ये आपका लेंस के सूत्र से चलेंगे। किससे चलेंगे, लेंस के सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस में 1/u। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर क्या, आई पर बनाता है, ठीक ना। लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है, आई पर बना रहा है, आप फिगर में देखिएगा आई पर बनाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/f2 बराबर में 1/v माइनस 1/v1, ठीक है। ये इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों को जोड़े, 1/f1 और 1/f2 को जोड़ दिए, बराबर में 1/v1 माइनस में 1/u, और इसको जोड़ेंगे 1/v माइनस में 1/v1। तो 1/v1 से 1/v1 गया, माइनस में था प्लस में था, कट गया, ठीक है।
1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर में 1/F मान लेते हैं। इन दोनों के बराबर में क्या मान ली, 1/F मान ली। तो 1/F बराबर इतना हो गया। तो एक लेंस दूसरे के समान रखने पर, तो जब एक लेंस दूसरे के समान रखेंगे तो F2 इक्वल टू माइनस F1 होगा, और 1/F इक्वल टू 1/F1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो F2 का मान कितना आ गया, F2 का मान कितना आया, -F1 आ गया। तो यहाँ पर -F1 रखेंगे ना, तो -F1 क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देगा। तो यहाँ पर 1/F1 ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, कट गया, क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/F इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। तो F इक्वल टू 1/0, यानी कि 1/0 का मतलब अगर जीरो किसी में भाग करेगा तो उसका मान अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर 1 यहाँ पर जीरो, ऊपर जीरो रहता, नीचे कुछ भी रहता तो उसका मान जीरो होता। ठीक है, उसका मान कितना होता है, जीरो होता। अगर जीरो नीचे है और ऊपर कौन संख्या है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मान आ जाएगा। कितना मान आएगा, इनफाइनाइट। तो F इक्वल टू अनंत आएगा। ठीक है, अतः संयोजन एक समतल कांच की प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। जो संयोजन पूछा था ना, वो कैसा व्यवहार करेगा, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि जो समतल प्लेट होता है वो उसमें अनंत तक दिखाई देता है, अनंत दूरी तक दिखाई देता है। ठीक है, या तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पर देखिए क वाला है, कह रहा है कि तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरंगों के बीच व्यतिकरण आवश्यक शर्तें क्या है। दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। दोनों क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। यहाँ पर दोनों रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों लिख लीजिएगा, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। दूसरा है दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। तीसरा है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। चौथा इसमें दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। कलापन स्रोत देखिए, कला संबद्ध स्रोत भी पूछा है। तो इसमें देखिए दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। जो आपके कला संबद्ध स्रोत होते हैं कैसे प्राप्त किए जाते हैं, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन और सूत्र लिखने के लिए कहा है। इसको कम से कम करना चाहिए था, सूत्र विस्थापित कीजिए या व्यंजक निकालिए। ठीक ना, तो ये सूत्र होता है U इक्वल टू -mb cos थीटा। इतना ही लिखने के लिए कहा है, लेकिन हम आपको पूरा करा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए पढ़िए, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। आप अंशाल पेपर में भी देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखने के लिए कहा है, लेकिन ये लिखने के लिए तो हम इतना ही लिख देंगे, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर का पूछा है तो हमें उसको पूछना चाहिए था कि संतुलित कीजिए या फिर ये पूरा आपका विस्थापित कीजिए फार्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबक क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जे ताऊ इक्वल टू जे, इसको बोलना ताऊ इक्वल टू mb साइन थीटा है। ठीक है, इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य देखिए, जब इसको डी थीटा घुमा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू ताऊ इंटू डी थीटा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक ना, और θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब θ1 से θ2 में घुमाएंगे तो W इक्वल टू ये क्या समाकलन कर देंगे, θ2 ऊपर θ1 नीचे, mb साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर W बराबर हो जाएगा mb को हम लोग आगे ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी थीटा और ये समाकलन θ1। ठीक है, θ2 θ1। ठीक है, और ये साइन थीटा और डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये
ये पूरा कोष्टक है, ये माइनस लगेगा, माइनस कॉस थीटा, और ये कोष्टक के ऊपर θ2 और θ1। अब हम लोग क्या करेंगे, θ2 θ1 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार θ2 और θ1 है, तो यहाँ पर माइनस को हम लोग आगे ले लिए, तो W बराबर माइनस, और ये क्वेश्चन में cos θ2 माइनस में cos θ1, और यम भी जो था यम भी यहीं पर, यहाँ पर लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, बात एक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W बराबर MB cos θ1, क्योंकि ये माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आगे आ गया, देखिए cos θ1 माइनस cos θ2 हो गया, ठीक है। यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे संचित होता है, देखिए U इक्वल टू एम बी, हम लोग अब W की जगह पर U भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू एम बी, और वहाँ पर U लिखा था, यहाँ पर हम W लिखे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग U कर लेते हैं, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, और ये क्वेश्चन में cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा, और θ1 इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू थीटा। तब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जब हम लोग मानेंगे θ1 इक्वल टू 90 अंश और θ2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तब लोग वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में ऊर्जा उसकी देखेंगे, तो U इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एम बी, और कॉस जो θ1 था उसका 90 डिग्री, और थीटा इसको θ2 को हम लोग cos थीटा मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, माइनस cos थीटा हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस एम बी cos थीटा। ये आपका जो फार्मूला हम लोग आगे लिखे थे वही फार्मूला सिद्ध होकर के आ गया, ठीक ना। कम से कम इतना बड़ा ये क्वेश्चन होना चाहिए था, जो 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आता तो इतना बड़ा आता, वो लिखने के लिए कर दिया था, गलत दे दिया था प्रश्न, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 5 का ग है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है। यहाँ देखिए प्रकाश के ध्रुवण के लिए आप लोग किस सेट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 5 का घ देखें, ठीक ना। कौन सा प्रश्न नंबर 5 का घ देखेंगे, उसमें आपको प्रकाश के ध्रुवण के लिए हेडिंग लगा के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ध्रुवित प्रकाश, ये क्या है, एक ध्रुवित प्रकाश है, इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे, ये ध्रुवित प्रकाश है, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश है कि समान, मतलब एक समान है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, एक इधर जा रहा है एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये समतल ध्रुवित, ये समतल में है, ठीक है, समतल में है तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, और ये अध्रुवित है, ठीक है, ये समतल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर आपको बना लेना, हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है, तो यहाँ पर ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, ठीक है, बस इतना लिखना है, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का ग देखिए, ग, तो यहाँ पर देखिए अथवा है, ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए चालक, पहला चालक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाती है, उसमें धारा प्रवाह क्या होती है, सरलता से हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए Ag है, Cu है, Al है, ठीक ना, ये क्या है, सिल्वर है आपका, Cu क्या है, कापर है, ये आपका Al एल्युमिनियम है आदि। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड Cb, जो बैंड होता है Cb, इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड Vb एवं चालन बैंड Cb या फिर तो परस्पर ओवरलैप्ड होते हैं, या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg लगभग नगण्य होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। अचालक में देखिए क्या लिखना है, ये ऊर्जा बैंड के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं, अतः इनमें धारा प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण लकड़ी, कांच, हीरा, एबोनाइट। ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर देखिए अचालक वे पदार्थ है जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड Cb जो है पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद अर्धचालक देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए
होते हैं तथा चालन बैंड जो सीबी होता है पूर्णतः रिक्त होते हैं, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप लोग को नोट बना लेना है इसका बढ़िया से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 का घ, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है ये भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक परिपथ दिया गया है, यहाँ पर एक परिपथ धारा प्रवाहित धारा है इसमें, जो यहाँ पर देखिए 200 और यहाँ पर माइक्रोफैरड 15 माइक्रोफैरड है और 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान दिया गया है, तो मान देखिए दिया है, क्या दिया, आर बराबर 200 ओम दिया है, सी बराबर 15 माइक्रोफैरड दिया है, और इसको माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो 15 × 10 के पावर -6 होगा, फैरड में हो जाएगा। और वी बराबर आपका 20 वोल्ट दिया है, यह बराबर कितना दिया है आपका 50 हर्ट्ज दिया है। तो यहाँ पर देखिए आरसी प्रतिरोध के लिए प्रतिबाधा, जब आरसी के लिए लेंगे तो आर और सी, देखिए आरसी के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए एक्स सी बराबर होता है 1/WC बराबर, इसके बराबर क्या होता है 1/2πfc होता है। ठीक है, इसके बराबर ये फार्मूला होता है 1/2πfc। तो इस पर हम लोग क्या रखेंगे, फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और पाई का मान रखे 3.14 गुणे ये फैरड है 15 × 10 के पावर -6 FC है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 2 गुणे ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और यब का मान कितना आया था 50, तो हम लोग 50 तो यहाँ पर नहीं रख, लेकिन यहाँ पर रख दिए। ठीक है, 50 यहाँ पर रख दिए और 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -6 को ऊपर लेकर जाएंगे और ये 100 लिख दिए हैं। 10 के पावर -6 में से +6 हो गया तो 10 के पावर 4 लिखें और 200 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 100 यहाँ पर लिख दिए यार, गुणा करने के लिए, काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 से काटेंगे, 50 दूना के 100 होता है, 2 से काटेंगे इसको, फिर 3.14 ही आएगा, वही आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर 4 बचा, तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर 4 3.14 गुणे 15 हो जाएगा, 15 गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको 100 में लिख लिए, 100 और 100 गुणे, जो 10 के पावर 4 था इसको 100 गुणे 100 में लिख लिए काटने के लिए। तो 20 से काटेंगे, 20 5 100 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया यहाँ पर। 5 से काटे, देखिए 5 से काटे 5 3 15 और 5 से काटे 20 बार गया, बात सही है ना। फिर यहाँ पर 2 से 20 से मल्टीप्लाई किए तो 2000 आ गया और नीचे आपका ये मल्टीप्लाई किया 3 3 9 9.42 आ गया। अब देखिए इससे जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो एक्स सी इक्वल टू 21, ये देखिए 212.3 ओम आ गया। कितना आ गया 212.3 ओम। अब देखिए जेड बराबर हम लोग जब निकालेंगे, जेड बराबर तो सी का मान कितना आ गया 212.3 आ गया और आर का मान 200 है तो 200 का स्क्वायर 212.3 का स्क्वायर, तो इसमें आप लोग इसका स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, जो मान आएगा यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, ओम हो जाएगा, इतना ओम आपका आ जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम जेड का मान नहीं निकालें, ठीक ना, आप लोग जेड का मान निकाल लीजिएगा, सब हम ही करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इसके बस लोगन खैबा है, देखा पहले आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/जेड। जेड का मान जो भी आएगा यहाँ पर रख लेना, वी का मान 220 दिया, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो आई का मान आपका आ जाएगा 0.75 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब 0.75 एम्पियर आ गया तो अब देखिए VR इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई आर का मान रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, V को इधर लेकर आएंगे, यहाँ पर देखिए आई का मान रखें 0.75 और वी का आर का मान रखें 200, ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। 100 से 20 से 20 गया, 2 बचा 75 गुणे 2 करेंगे 150 वोल्ट आएगा। वी आर का मान कितना आ गया 150 वोल्ट आ गया। और देखिए इतना आ गया। अब वी सी का मान निकालेंगे, वी सी बराबर होता है आई इंटू सी। आई का मान कितना आया, इतना आया था 0.575, तो यहाँ पर मान रखेंगे। और सी का मान कितना आया था 212.3 आया था, आपको पता होगा पीछे आया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी इक्वल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 वोल्ट। कितना आ जाएगा 159 वोल्ट। बीजगणितीय योग देखिए यहाँ पर अब करेंगे हम लोग, बीजगणितीय योग पूछा था। तो बीजगणितीय योग ऐसे होता है, देखिए वी आर प्लस वी सी,
वी आर प्लस बी सी जोड़ देंगे तो 150 प्लस 159। ये देखिए वी आर कितना है 150 है और बी सी कितना 159 आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 309 वोल्ट, ठीक है। और कितना दिया था उसमें 220 वोल्ट दिया था, यहाँ पर देख लीजिए। अरे फार्म यहाँ पर देखिए चित्र में 220 वोल्ट दिया है ना, 220 वोल्ट दिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 309 वोल्ट 220 से ज़्यादा है, तो इधर को हम लोग ग्रेटर देन लगा देंगे, 309 ग्रेटर देन 220 वोल्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि वी आर तथा वी सी एक दूसरे के 90 अंश पर होते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसा ही होता है। क्या होता है, कैसा होता है, इसमें अंतर क्यों होता है, क्योंकि वी आर तथा वी सी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते, इसलिए इसमें अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 का अंगा है, बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखी। इनके संकल्पनाएं बहुत बार आ चुका है। देखिए सेट नंबर 1 में आया प्रश्न नंबर 6, कोड नंबर है 346 FS, ठीक है ना, जाकर देखिए उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होगी, नहीं तो हम ये वाला जो आपका सेट नंबर 1 में क्वेश्चन हम दिखा देते, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 तक ये हो चुका, एक वीडियो और बनेगी, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतना देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबाइए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए आपके कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।